हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी को भारत और दुनिया में अलग अलग बताई गई भूतिया लोक कथाओं के बारे में ऐसे रोचक तथ्य बताऊंगी जिनके बारे में सुनकर आपको उनके बारे में सच और अंधविश्वास के बीच की रेखा मिटती हुई नजर आएगी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में सुनाई जाने वाली लोकप्रिय भूतिया कहानियों का सिलसिला। चेदीपे। ऐसा माना जाता है कि गोदावरी नदी से सटे क्षेत्रों में रक्त पिपासु चुड़ैल घूमती है जिसका नाम चेदीपे है। इस रक्त पिपासु चुड़ैल से मुठभेड़ की इतनी प्रचलित कहानियां हैं कि देश क्या विदेशों में भी इसकी लोक कथाओं के चर्चे हैं। पुराने ज़माने में हमारी सभ्यता में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। उसमें जवान लड़कियों को मंदिरों में दान दे दिया जाता था। उसके बाद वो मंदिर में ही रहकर कला, संगीत, नृत्य आदि विद्याओं में पारंगत होती थी। ऐसा माना जाता है कि यही देवदासियाँ अगर अकारण या समय से पूर्व अपने मृत्यु को प्राप्त होती थी तो मरने के उपरांत ये चेदीपे बन जाती थी। कहा जाता है कि चेदीपे गोदावरी नदी के किनारों पर बसे इलाकों में रहती है और इसे अक्सर चीते के ऊपर बैठा दिखाया और बताया गया है। वो किसी आम नवयुवती जैसी ही नजर आती है। मान्यता है कि वो पुरुषों को ही अपना शिकार बनाती है। वो जिस पुरुष को पसंद नहीं करती उन्हें अपना शिकार बनाती है। कहा जाता है कि जब वो किसी पुरुष को अपना शिकार चुनती है तो रात में उसके घर प्रवेश करती है। जब वो उस घर में प्रवेश करती है उस घर के दरवाजे स्वयं खुल जाते हैं। उसके बाद वो एक अजीब तरह की गंध वायु में छोड़ती है जिसके कारण घर में मौजूद सभी लोग तुरंत बेहोश हो जाते हैं। जब घर के सभी लोग बेहोशी की हालत में रहते हैं उसी समय वो अपने शिकार की ओर बढ़ती है और उसके कमरे में दाखिल होती है। वो उस पुरुष के पैरों के पास जाती है और उसके पैरों की उंगलियों में अपने पहने दांतों से छेद करती है और धीरे धीरे उसके शरीर का रक्त पीती जाती है। जब उसकी प्यास बुझ जाती है तो वो चली जाती है और घर में मौजूद सभी लोग वापस होश में आ जाते हैं। चेदीपे जिस पुरुष का खून पीती है उसे खून की कमी के कारण कमजोरी महसूस होती है। अगर वो पुरुष अपना इलाज करवा लेता है तो उसके बचने की उम्मीद रहती है, मगर अगर वो अपना इलाज नहीं करवाता है तो चेदीपे रात में दोबारा उसके पास आती है और फिर उसका खून पीती है और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक उस मनुष्य की मौत नहीं हो जाती। कई बार ये उन पुरुषों की जीभ बाहर निकाल देती है जिससे कि उनकी तत्काल मौत हो जाती है। इनको देखे जाने और इनके खौफ के तो कई किस्से गोदावरी से सटे गांव में फैले हुए हैं, मगर उनमें से एक दो किस्से सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। एक किस्से के मुताबिक रामपचोवराम शहर में स्थित एक गांव का महापात्रा नाम का एक आदमी, वो एक दिन अपने काम से देर रात घर लौट रहा था तो गांव के पास के जंगल से गुजर रहा था। उसने जंगल में एक नवयुवती को बैठा देखा और उस युवती के आसपास और कोई नहीं दिख रहा था। महापात्रा को लगा कि हो सकता है ये लड़की रास्ता भटक गई हो। वो उसके पास गए तो उन्होंने उसको आवाज़ दी। कुछ देर तक तो वो कुछ नहीं बोली, मगर उसके बाद वो अचानक से मुड़ी तो उसका चेहरा देखकर एक बार को महापात्रा भयभीत हो गया। उसके चेहरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा घाव था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने फावड़े से उसके मुंह पर जोर से वार किया हो। मगर उस आदमी ने किसी तरह अपनी हिम्मत बांधी और उससे पूछा कि वो इस वक्त रात में इस जंगल में क्या कर रही है। उसने कहा कि वो रास्ता भूल गई थी। महापात्रा ने कहा कि इस वक्त जंगल में रहने में खतरा है तो वो उसके साथ उसके घर चले और खाना खाकर रात को वहीं विश्राम कर ले। उस युवती ने हामी भरी तो वो दोनों महापात्रा के घर जाने लगे। वो युवती उसके पीछे पीछे ही चल रही थी, मगर उसके पैरों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसका मानो कि जैसे वो ज़मीन पर चल ही नहीं रही हो। महापात्रा बार बार पीछे मुड़कर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। रास्ते भर उन दोनों की आपस में कोई बात नहीं हुई। घर पहुंचकर महापात्रा की पत्नी ने उस नवयुवती को देखा तो
तो उसे उसका अपने पति के साथ घर तक आ जाना रास न आया। उसने उस युवती को भोजन तो कराया, मगर उसको घर में रखने को तैयार नहीं हुई। महापात्रा भी क्या करता, उसने उस युवती को हालत समझाए और वो युवती बिना कुछ बोले घर से बाहर चली गई। रात में गांव में नव युवती को लेकर घर में झगड़े की खबर गांव भर में फैल ही गई थी। महापात्रा के घर के सामने उसके पटीदार का घर था। उसके मुताबिक रात को करीब 1:15 बजे प्यास से उसकी नींद टूटी तो वह पास के कुएं में पानी पीने गया। उसके मुताबिक वो कुएं से पानी निकाल रहा था तो अचानक से ही उसे किसी युवती का प्रतिबिंब पानी में नजर आया। उसके चेहरे पर बड़ा घाव दिख रहा था। चांदनी रात थी तो चेहरा और साफ नजर आ रहा था। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पानी पीकर वो वापस सोने चला गया। वो कुछ देर बाहर चारपाई पर लेटा रहा तो उसने देखा कि महापात्रा के घर के बाहर एक युवती खड़ी थी। उसने सोचा कि उससे पूछे कि वो वहाँ क्या कर रही है, मगर क्योंकि उसके भाई से अनबन थी तो उसने कुछ बोला नहीं। कुछ देर बाद उसने देखा कि महापात्रा के घर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया है और वो नवयुवती घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसे कुछ अजीब लगा, मगर वो अपने भाई के घर में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुपचाप लेटा रहा। कुछ घंटों बाद वो नवयुवती घर के बाहर आई और घर का दरवाज़ा वापस बंद हो गया। महापात्रा के पटीदार के अनुसार वो अपने चारपाई पर लेटकर देख रहा था कि वो लड़की धीरे धीरे वापस जा रही थी, मगर कुछ देर चलने के बाद वो अचानक से मुड़ी और उसकी तरफ मुंह करके उसको ध्यान से देखकर हल्की सी मुस्कान दी। दहशत में आकर वो आदमी अपने घर के अंदर भाग गया और सुबह से पहले बाहर नहीं निकला। सुबह जब महापात्रा उठा तो उसे काफ़ी कमज़ोरी का एहसास हुआ और लगा कि जैसे वो नशे में हो, मगर इस बात को हल्के में लेकर उसने डॉक्टरी जांच नहीं कराई। उसके पैरों में 2 छोटे छेद भी दिखे थे। महापात्रा के पटीदार ने डर, खौफ और व्यक्तिगत झगड़े के चलते रात की घटना के बारे में महापात्रा को कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों बाद महापात्रा के शरीर में रक्त की कमी के चलते उसकी मौत हो गई। गांव वालों को जब महापात्रा के पटीदार ने उस रात की घटना के बारे में बताया तो सब भय और खौफ से भर गए। मैंने कई जगहों से इस घटना की सत्यता की जांच की और थोड़ी बहुत अदला बदली के बावजूद भी हर जगह मुख्य बात यही थी। अब इस किस्से की सत्यता और चेदेपी नाम के इस प्राणी के अस्तित्व में कितनी सत्यता है, ये इसका निर्णय तो आप स्वयं ही ले। ऐसा ही चेदेपी से जुड़ा एक और किस्सा मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। जुलाई के 8वें दिन दूध वाले ने घर घर जाकर जौहरी किश्वर के घर सुबह सुबह दूध देने के समय जो दृश्य देखा उसे सुनाया। दोपहर तक गांव का हर घर निराशा और भय से घिर गया था। हमेशा की तरह मैं मास्टर किश्वर के घर 2 लीटर गाय का दूध देने गया, क्योंकि उनकी पत्नी दही और मक्खन बनाने के लिए हमारी दुकान का दूध उपयोग करती है। दूध वाले ने घिनौने स्वर में अपनी कहानी शुरू की। सुबह के 5 बज रहे थे जब मैंने उनके दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उनके घर में हर किसी के लिए 4:30 बजे उठना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, और जब मैं आता हूँ तो मास्टर किश्वर हमेशा आर्थिक खंड पढ़ रहे होते हैं अखबार पे। आज तो हलचल का नामो निशान भी नहीं था। मैंने कुछ मिनट इंतज़ार किया और फिर से दस्तक दी। इस बार मैंने उनके बेटे को दरवाज़ा खोलने के लिए बुलाया। मैं फिर से दस्तक देने ही जा रहा था जब दरवाज़ा धीरे से खुला। मैंने जो देखा उस पर आपको विश्वास नहीं होगा। एक सुंदर महिला जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। उसके काले बाल झरने की तरह थे, उसकी त्वचा मोतियों की तरह चमक रही थी, और जब वो मुझे देखकर मुस्कुराई तो ऐसा लगा जैसे कमल खिल गया हो, और वो अचानक वहाँ से आगे जाकर कहीं गायब हो गई। जब मैं अंदर गया तो मास्टर किश्वर का सबसे छोटा बेटा मुझे डॉक्टर को बुलाने के लिए कह रहा था। मुझे भ्रम हुआ और मैंने पूछा क्यों। वो मुझे अपने माता पिता के शयन कक्ष में ले गया। मैं कमरे के दरवाजे पर झिझक रहा था, लेकिन बेटे ने मुझे अंदर खींचा। मैंने जो देखा उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये मुझे हमेशा के लिए मेरे सपनों में सताएगा। वहाँ बिस्तर पर जो खून से लाल हो गया था, मास्टर किश्वर सदमे में कांप रहे थे।
उनके सभी पैर की उंगलियों से खून बह रहा था। उनका चेहरा विकृत था, डर में, और वो सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी पत्नी एक कोने में बैठी थी। उनका चेहरा उनकी साड़ी के घूंघट में ढका हुआ था, लेकिन दिल दहला देने वाली सिसकियां हमारे कानों तक पहुंच रही थी। मैं अपनी साइकिल पर वापस दौड़ा और डॉक्टर के घर की तरफ जितना हो सके उतना जल्दी पैडल किया। मैंने डॉक्टर के साथ वापस जाने के रास्ते में ऐंठन और खून के बारे में बताया। जब डॉक्टर ने उसे देखा तो उसके घुटने डर से कमज़ोर हो गए और हमें उसे पकड़ना पड़ा। उसकी जांच करने के बाद उसने तुरंत खून चढ़ाने के लिए कहा और मास्टर किशोर ने बहुत सारा खून खो दिया है, जिससे उनका शरीर सदमे में चला गया। इससे पहले कि कोई उपकरण लाने के लिए डॉक्टर के क्लिनिक तक भाग पाता, मास्टर किशोर की मृत्यु हो गई। उनकी आंखें भय और भ्रम से चौड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि चेदिपी लौट आई है। अब वो एक एक कर मर्दों का शिकार कर रही है और उनका खून चूसकर उन्हें मार देती है। उसी दिन गांव में घोषणा हुई कि सभी को शाम होने से पहले घर लौट जाना चाहिए और अपने घर के दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। किसी भी पुरुष महिला को रात में अंधेरे में नहीं भटकना चाहिए। मास्टर किशोर के पैर की उंगलियों से खून बहने के अलावा उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। चेदिपी पुरुषों का शिकार करती है। वो 7 दिनों तक उस आदमी के घर जाती है और उनका खून चूसती है और थोड़ा थोड़ा करके उसको खत्म कर देती है, जहाँ पीड़ित की मृत्यु हो जाती है अगर उसे 7 दिनों के भीतर कोई मदद नहीं मिलती तो। ब्लैक आइड चिल्ड्रन। हो सकता है कि वो आधी रात में आपके दरवाजे पर दस्तक दे। हो सकता है वो अंधेरी सुनसान जगह पर आपकी गाड़ी रुकवाकर आपसे लिफ्ट मांग ले। वो कहेंगे कि उनको आपके मदद की सख्त ज़रूरत है या किसी भी और कारण से वो आपके पास आना चाहेंगे। वो आपको देखने में खतरनाक नहीं लगेंगे क्योंकि वो छोटे बच्चे होंगे। हो सकता है वो आपसे कई बहाने बनाएं कि उनका आपके घर या गाड़ी में घुसना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत अकेले हैं, मगर आपको उनके बारे में कुछ बात बहुत अजीब लगेगी। आपको अपने आसपास का माहौल अचानक से ही बहुत डरावना लगने लगेगा। आपने जो अभी सुना बिल्कुल वैसा ही होता है जब आपका सामना होता है ब्लैक आइड चिल्ड्रन से। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगी अमेरिका से शुरू हुई ऐसी लोक कथा के बारे में जिसकी दहशत लोगों ने पूरी दुनिया में महसूस की। ब्लैक आइड चिल्ड्रन एक तरह के पैरानॉर्मल एंटिटी हैं जो 6 से 16 साल के बच्चे और बच्चियों की तरह लगते हैं। उनको देखकर आपको कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। वो एक साधारण आम बच्चों की तरह ही लगेंगे, सिवाय इसके कि उनकी आंखें बिल्कुल काली होंगी। जी हाँ, बिल्कुल काली। उनकी आंखों में आपको काले रंग के अलावा और कुछ नज़र नहीं आएगा। कोई आंखों की पुतलियाँ नहीं जो हम आम मनुष्यों में पाई जाती हैं। वो आधी रात में अचानक से आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देंगे। वो किसी अंधेरी सुनसान जगह पर आपकी गाड़ी रोककर आपसे लिफ्ट भी मांग सकते हैं। वो बिल्कुल आम बच्चे जैसे लगेंगे और आपसे घर के अंदर या गाड़ी के अंदर आने की इजाज़त मांगेंगे। वो आपसे कहेंगे कि वो अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं, आप उनकी मदद करिए। उनको देखने भर से आपके अंदर भय का एक ऐसा भयानक संचार होगा जैसे आपने कभी भी महसूस नहीं किया होगा। आपकी इजाज़त दिए बिना वो अंदर नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो लगातार आपसे अंदर आने की इजाज़त मांगेंगे। अगर आपने उन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दी तो आपके साथ क्या होगा इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। इनसे जुड़ी पहली घटना 1998 में अमेरिका के टेक्सास शहर में ब्रायन बेथल के द्वारा बताई जाती है। उनके अनुसार एक दिन वो एक मूवी थिएटर के बाहर अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। वो कुछ काम कर रहे थे और उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि कब 2 बच्चे उनकी गाड़ी के दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। एक बच्चा छोटा था और एक थोड़ा बड़ा। बड़े बच्चे ने उनकी गाड़ी के शीशे पर खटखटाया। तब उन्होंने उन पर ध्यान दिया। उन्होंने उसकी बात सुनकर गाड़ी का शीशा नीचे किया। उसी क्षण उनको ऐसा भय और दहशत महसूस हुआ जैसा उनको आज तक कभी महसूस नहीं हुआ था। मगर उन्होंने अपने डर पर काबू पाकर उस बच्चे से पूछा। उसने बताया कि वो और उसका छोटा भाई मूवी देखना चाह रहे हैं, मगर वो पैसा घर पर भूल गए हैं। तो क्या वो उन्हें थिएटर तक छोड़ सकते हैं? बेथल ने
थोड़ी आनाकानी की तो उस बच्चे ने कहा कि वो केवल 2 ही बच्चे हैं और उनके पास कोई बंदूक भी नहीं है। बच्चे की ये बात उसे अजीब लगी और उसने खिड़की को वापस ऊपर चढ़ाकर उनको लिफ्ट देने से मना कर दिया। तब तक वो दोनों बच्चे नीचे की तरफ देखकर बात कर रहे थे, मगर बेतल के मना करने के बाद उन्होंने अपना चेहरा ऊपर किया और बेतल ने उनकी आंखें देखी, बिल्कुल काली आंखें जिनमें पुतलियों का कोई नामो निशान नहीं था। अब बेतल बुरी तरह से डर गया था। उसने तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग गया। आज तक बेतल अपनी इस कहानी पर पूरी तरह से कायम है। इन्हीं बच्चों की एक और कहानी बहुत प्रचलित है। इस कहानी के मुताबिक अमेरिका के एक राज्य वर्मांट में एक दंपति रहते थे। एक रात को उनके घर के दरवाजे पर आधी रात को उन्हें किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दंपति जाकर दरवाज़ा खोलते हैं तो उन्हें 2 बच्चे दिखाई देते हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोनों ही आम बच्चों की तरह लगते हैं। उन दोनों को देखते ही उन दंपति को अचानक ही एक बार की बहुत तेज़ डर लगा। उन्हें उस डर का कारण समझ नहीं आया, मगर उन्हें एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं है। मगर उन्होंने फिर भी उन बच्चों से पूछा कि वो यहाँ क्यों आए हैं, उनके माँ बाप कहाँ हैं। दोनों ही बच्चे नीचे की तरफ देख रहे थे और उन दंपति को उनका चेहरा कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, वो आ जाएंगे, क्या हम अंदर आए? रात में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने उन दोनों बच्चों को अंदर आने की इजाज़त दे दी, मगर उनके घर में घुसते ही घर की लाइट चली गई। उन्होंने बच्चों को सोफे पर बिठाया। आदमी वहीं उनके सामने बैठ गया और वो औरत उनके लिए कॉफ़ी और कुकीज़ बनाने चली गई। उस आदमी ने उनसे उनके माँ बाप और उनके इतनी रात में अकेले घूमने को लेकर कई सवाल पूछे, मगर वो बच्चे सर नीचे करके बैठे रहे। कुछ देर बाद पत्नी जब कॉफ़ी बनाकर लाई तो उसने ध्यान दिया कि उनकी बिल्ली डरकर एक कोने में छुपी हुई थी, जो कि उसे अजीब लगा क्योंकि आमतौर पर वो बिल्ली काफ़ी मिलनसार थी। वो उन बच्चों को कॉफ़ी देने लगी तो उसने पहली बार उन दोनों बच्चों की आंखों को देखा। उनकी आंखें पूरी तरह काली थी। अब उस औरत का डर बढ़ गया। उन बच्चों ने उस औरत से बाथरूम का रास्ता पूछा। उसने उनको रास्ता बताया तो वो दोनों बच्चे बाथरूम की तरफ चले गए। उस औरत ने अपने पति को बोला कि ये बच्चे कुछ गड़बड़ है। पति ने कहा कि उसकी आंखों में दर्द हो रहा है और नाक से खून निकल रहा है। पत्नी ये देखकर दंग रह गई। थोड़ी देर बाद वो बच्चे बाथरूम से बाहर आए और उनसे बिना कुछ बोले बाहर दरवाजे की तरफ गए। दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वो बाहर की ओर चले गए, जहां 2 लंबे आदमी उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। उस घटना के बाद उनकी 4 में से 3 बिल्लियां गायब हो गई। एक दिन रात में अचानक ही वो बिल्लियां घर में मरी हुई पड़ी मिली। पति के नाक से लगातार खून बहता गया और जब उसने डॉक्टरी जांच कराई तो उसमें उसे बहुत सीरियस टाइप का स्किन कैंसर पाया गया। कुछ दिनों बाद पत्नी के नाक से भी खून बहने लगा। अब इन लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला तो आप ही करें। मगर अगर कभी आपके घर के दरवाजे पर आधी रात को कोई बच्चा आकर घर के अंदर आने की इजाज़त मांगे या सुनसान जगह पर खड़ी आपकी गाड़ी के अंदर आने की इजाज़त मांगे तो उन्हें अंदर मत आने दीजिएगा, वरना। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी, जिसका नाम है दाइतलोव पास इंसिडेंट। कुछ लोक कथाओं को हम सुनते हैं और कई लोग उन पर विश्वास भी करते हैं, मगर हम उनका वास्तविक आधार नहीं जान पाते हैं। वहीं दूसरी जगह कुछ लोक कथाएं ऐसी होती हैं जिनका वास्तविक आधार ही इतना रहस्यमयी और डरावना होता है कि हम उन पर विश्वास करने से पहले सोचते हैं, मगर जो वास्तव में हुआ हो उसको कोई कैसे नकार सकता है। आज मैं आप सबको ऐसी ही एक लोक कथा के बारे में बताऊंगी जिसका आधार एक वास्तविक घटना से जुड़ा है, जो कि इतनी रहस्यमयी और डरावनी है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सन 1959 में 9 लोगों के एक पर्वतारोही ग्रुप में से सभी सदस्यों की मौतें बहुत ही रहस्यमय ढंग से हो जाती हैं। उनकी मौत का असल कारण क्या था, इसका आज तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। सन 1959 के जनवरी महीने में उरल इंस्टीट्यूट के एक छात्र इगोर दायतलोव ने 7 पुरुषों और 2 महिलाओं के एक समूह को बनाया, एक पर्वतारोहण के मिशन पर जाने के लिए। उन लोगों ने 27 जनवरी को 7 मील दूर स्थित एक पर्वत
गोरा अटोरते के लिए कूच किया, जिसका शाब्दिक अर्थ वहाँ मत जाओ है। एक बर्फीली हवा की आंधी के चलते उन्होंने 2 फरवरी को अपना कैंप खोलत साखी नामक जगह के पूर्वी छोर पर बनाया। उसी रात उनकी मौत हो गई। क्यों, कैसे, ये कोई नहीं जानता। उनको ढूंढने के लिए जो टीम भेजी गई, उन्होंने अपने सामने जो दृश्य देखा उसे देखकर वो दंग रह गए थे। उन सभी का टेंट अंदर से फाड़ा गया था। उनके सारे सामान उस टेंट में थे, मगर वो खुद टेंट के बाहर थे। उन सभी के मृत शरीर उनके टेंट से करीब 1 मील की दूरी पर पाए गए और उनके शरीर की हालत हैरान कर देने वाली थी। उन टेंट के आगे कुछ दूरी तक 8 से 9 लोगों के पैरों के निशान दिख रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि उनमें से कईयों ने पैरों में जूते नहीं पहने थे और कुछ ने शायद हड़बड़ी में एक ही जूते पहने थे। उन 9 में से 2 की लाशें एक पेड़ के नीचे पाई गई, जिसके पास ही जली हुई लकड़ियां पड़ी हुई थी। उन दोनों के ही हाथ जले हुए थे। उनकी लाशें जिस पेड़ के नीचे पाई गई थी, उसके 5 फीट की ऊंचाई पर पेड़ के तने टूटे हुए थे, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि उनमें से कोई एक या दोनों ही उस पेड़ पर चढ़कर कुछ देख रहे थे। उन दोनों के शरीर पर कपड़े नाक के बराबर थे। 3 और लोगों की लाशें उस पेड़ से लगभग कुछ दूरी पर पाई गई और उनके शरीर के पोज देखने से ऐसा लग रहा था कि वो तीनों ही अपने कैंप की तरफ वापस लौटने का प्रयास कर रहे थे। बाकी बचे 4 लोगों की लाशें ढूंढने में 3 महीने का समय लग गया और उनकी लाशें वहां से दूर एक गड्ढे में पाई गई। उन तीनों ने बाकियों के मुताबिक ज्यादा कपड़े पहने थे और उनकी लाशों को देखने से ऐसा लग रहा था कि उनमें से जो पहले मरा था वो अपने कपड़े बाकियों को पहना दे रहा था। जब पहली 5 लाशें मिली तो जांच करने वाले अधिकारियों ने ये कहकर केस बंद करने को कहा कि इन सभी की मौतें अत्यधिक ठंड लगने से हो गई थी। उन सभी पर चोटें नहीं पाई गई थी, सिवाय एक को जिसके सर में छोटा सा क्रैक आया था। उनके कपड़े कम पहनने को पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग का नाम दिया गया, जिसमें कि अत्यधिक ठंड लगने के कारण दिमाग और शरीर ठीक से काम करना बंद कर देता है और इंसान को अत्यधिक गर्मी लगने लगती है, जबकि वातावरण अत्यधिक ठंडा रहता है। मगर फिर भी सोचने वाली बात यह है कि जब उनके कपड़े टेंट में ही थे तो वो बाहर अपने कपड़े पहनकर क्यों नहीं गए, जबकि वो टेंट से अपना कैमरा निकाल कर ले गए थे मगर कपड़े और जूते नहीं निकाले। मगर असली रहस्य और दहशत तब गहराया जब बाकी 4 लोगों की लाशें मिली। उनमें से 2 के शरीरों पर अत्यधिक गंभीर चोट के निशान थे। एक के सीने की हड्डियां पूरी तरह से टूटी हुई थी तो दूसरे का सर बुरी तरह से कुचला गया था। जांचकर्ता उनकी इस चोट को देखकर दंग रह गए, क्योंकि ऐसी चोटें किसी मानव के बस की नहीं थी। ऐसी चोटें ऐसी थी जैसे एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा कर आती हैं। मगर उससे भी ज़्यादा चौंकने वाली बात ये थी कि उन दोनों के शरीर पर किसी भी तरह के चोट का कोई भी निशान नहीं था। उन दोनों के अलावा तीसरी लाश की जीभ और आंखें पूरी तरह से गायब थी। जांचकर्ता ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये दिल दहला देने वाला काम किसका हो सकता है। और तो और उनमें से ज़्यादातर के लाशों पर रेडिएशन भी पाए गए थे। इतनी रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली मौतें देखने के बाद जांचकर्ता एक ही निष्कर्ष पर पहुंच पाए कि उन सभी 9 लोगों की मौतें एक अप्राकृतिक और रहस्यमय ऊर्जा की चपेट में आने से हुई। कई लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी सुझाई। कुछ लोगों के मुताबिक वहां पर मौजूद आदिवासी लोगों ने उनकी हत्या कर दी, मगर जांच में ये सामने आया वहां पर हाथापाई होने के कोई सुराग नहीं मिले थे और उस जगह पर केवल 8 से 9 लोगों के ही पैरों के निशान थे। उसके बाद भी वहां के आदिवासी लोगों से हुई बातचीत में ये बात सामने आई कि वो लोग उस जगह को छोड़कर बहुत पहले ही भाग गए थे, क्योंकि उन्हें उस जगह पर कुछ अजीब चीज़ों के होने का एहसास होने लगा था। कुछ लोगों ने ये बताया कि वहाँ पर किसी सीक्रेट रूसी मिशन की तैयारी चल रही है और इन लोगों ने उस मिशन को देख लिया था, इसीलिए जवानों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इससे उनकी लाशों पर रेडिएशन पाए जाने की भी गुत्थी सुलझ जाती है। मगर सवाल ये उठे कि अगर रूसी जवान उनको मारना ही चाहते तो खुद पर इल्ज़ाम लगाने को उनकी लाशें ऐसे क्यों छोड़ते कि वो मिल जाए और शक उन पर ही हो। जहाँ तक रेडिएशन की बात है तो अगर रेडिएशन रूस के उस सीक्रेट मिशन के कारण था तो उस पूरी जगह पर रेडिएशन होना चाहिए था, जो कि नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि उनको येती नामक प्राणी ने मौत के घाट उतारा था।
येती एक विशाल आकार के आधे बंदर आधे मनुष्य प्राणियों को कहा जाता है, जिनके होने और देखे जाने के किस्से तो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में बहुत सुने गए हैं, मगर उनके होने के पक्के सबूत आज तक मिल नहीं पाए हैं। उन 9 लोगों की मौत के ही दिन उसी जगह पर पर्वतारोहण पर निकली एक दूसरी टीम के मुताबिक उस दिन उन्होंने आसमान में अजीब तरह के नारंगी रंग की वस्तुओं को देखा था, जिसका जिक्र जांच टीम के एक अधिकारी ने भी कई सालों बाद किया था। वहीं कुछ लोगों के मुताबिक वो जगह पूर्व में कई पैरानॉर्मल घटनाओं का भी केंद्र रह चुकी थी, जिसके कारण ही वहाँ के आदिवासी लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया था। उनकी मौत को हुए आज लगभग 60 साल होने जा रहे हैं, मगर उनकी इस रहस्यमय मौतों के पीछे का असल कारण आज तक कोई नहीं जान पाया है और ना ही आगे शायद कोई जान पाएगा। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी, जिसका नाम है टेके टेके। एक बच्चा अपने स्कूल से वापस अपने घर जा रहा था। शाम काफ़ी हो चुकी थी और रात ने दस्तक दे दी थी। रोज़ वो घर जल्दी निकल जाता था, मगर आज स्कूल में कुछ काम के चलते उसे देर हो गई थी। वो रास्ता पार करके स्कूल के दूसरी तरफ चला गया था। घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में उसने मुख्य सड़क को ना अपनाकर एक दूसरी रेलवे लाइन की तरफ होकर जाती हुई एक सुनसान सड़क को चुना। उसने उस जगह के बारे में काफ़ी अजीब और डरावनी कहानियां सुन रखी थी। वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा था, मगर उसे लग रहा था कि कोई उस पर नज़र रखे हुए था और उसको लगातार देख रहा था। वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे अपने सामने 1-2 माले की बिल्डिंग दिखाई दी, जिसके सबसे ऊपरी फ्लोर पर एक खिड़की में लाइट जल रही थी और वहाँ पर एक छोटी और प्यारी लड़की बैठी हुई थी। उसने उस लड़की को देखा तो वो लड़की उसको देखकर मुस्कुरा दी। वो लड़का थोड़ा आगे बढ़कर उस लड़की से रास्ता पूछता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो रास्ता भटक गया है। तभी एक ट्रेन के जाने की तेज़ आवाज़ आती है और उसे महसूस होता है कि वो शायद रेलवे स्टेशन के पास है। वो लड़का उस लड़की से जैसे ही रास्ता पूछता है, उसी क्षण उस लड़की के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर एक भयभीत कर देने वाला गुस्सा आ जाता है। मगर अगले ही क्षण जो होता है उसको देखकर वो लड़का दहशत से भर जाता है। उसके देखते ही देखते वो लड़की उस खिड़की से उसकी तरफ छलांग लगा देती है। वो लड़का उसको देखकर थर-थर कांपने लगता है, क्योंकि वो देखता है कि उस लड़की का केवल धड़ ही था। उसके धड़ के नीचे का शरीर पूरी तरह से गायब था। वो लड़की छलांग लगाकर उस लड़के के आगे खड़ी हो जाती है। वो अपने दोनों हाथों के बल खड़ी रहती है और उसका धड़ जमीन से ऊपर हवा में रहता है। वो उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो उसके हाथों के घिसटने की आवाज़ सुनाई देती है। वो लड़का डर और दहशत से भरा हुआ चिल्लाते हुए दूसरी तरफ भागता है, मगर उसको अपने पीछे फिर से हाथ घिसटने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़की उसका तेज़ी से पीछा कर रही होती है। वो आगे की तरफ रेलवे लाइंस की तरफ भागता है। उसको अभी भी वही हाथ घिसटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आगे उसे एक बेड़ा नज़र आता है। वो उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, मगर गिर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़की उसकी आंखों के सामने रहती है। दोनों एक दूसरे को कुछ पलों तक देखते हैं, मगर फिर वो लड़का डर और दहशत से भरे होने के कारण बेहोश हो जाता है। अगली सुबह उसी जगह पर रेलवे लाइन के पास ही एक लड़के की लाश पाई जाती है। उसका शरीर आधा कटा पाया जाता है और उसकी लाश के पास और काफ़ी आगे तक खून के सने हाथों के निशान पाए जाते हैं। ये कहानी थी टेके टेके नामक एक जापानी लोक कथा की, जिसके अनुसार टेके टेके एक भूत है जिसका आधा शरीर गायब है। उसका केवल धड़ ही नज़र आता है और उसको जो कोई भी देख लेता है या उसकी कहानी सुन लेता है तो उसका मरना तय होता है। बाकी लोक कथाओं की ही भांति इस लोक कथा की ओरिजिन की भी काफ़ी कहानियाँ हैं और सब में थोड़ा बहुत अंतर है। इसमें इस लड़की ने आत्महत्या करके अपनी जान दी थी, तो कुछ कहानियों में इसको मारा गया था। कुछ में इससे कोई जादुई मंत्रों की मदद से बचा जा सकता है, मगर कुछ कहानियों के अनुसार इससे बच पाना नामुमकिन है। मगर इन सभी में एक कहानी है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ये कहानी है होकाइडो नामक जापानी शहर की काशिमा रेइको नामक लड़की की। कहा जाता है कि सन 1969 में एक ऑफिस में काम करने वाली लड़की के साथ
एक अमेरिकी जवान ने बलात्कार कर दिया था। उस घटना के चलते उस लड़की ने उसी रात रेलवे ब्रिज से छलांग लगा दी और एक आती हुई ट्रेन ने उसको टक्कर मार दी। उस टक्कर के कारण उसका आधा शरीर कट गया था। उस रात अत्यधिक ठंड होने के कारण उसका खून जम गया था और खून ज़्यादा न बहने से उसकी मौत तुरंत नहीं हुई। वो किसी तरह घिसटते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ी और वहाँ पर एक कर्मचारी ने उसको देख लिया, मगर उसकी जान बचाने के बजाय उस कर्मचारी ने उसको एक प्लास्टिक की चादर उड़ा दी। उस लड़की की उस रात दर्दनाक मौत हो गई। उसी दिन से कहा जाता है कि रेलवे लाइन के आसपास उसकी आत्मा भटकती है, जो रात को अपने हत्यारे को ढूंढते हुए निकलती है, और जो कोई भी उसको देख लेता है उसकी मौत पक्की होती है। इसीलिए लोगों को रात के समय रेलवे लाइन की तरफ जाने से रोका जाता था। कहा यह भी जाता है कि इसकी इस कहानी को सुनने के 3 दिन बाद आपको इसी औरत की आत्मा दिखाई देगी, जो केवल आधी कटी होगी। उसकी आत्मा आपको पकड़ने की कोशिश करेगी और उससे भागना नामुमकिन होगा, क्योंकि वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, केवल अपने हाथों के दम पर। कुछ लोगों का कहना है कि वो अपने कट चुके पैरों की तलाश में भटक रही है। वहीं कुछ का कहना है कि वो इंसानियत से इस बात को लेकर घृणित है कि किसी ने उसकी मदद नहीं की और इसीलिए वो पूरी इंसानियत से बदला लेने के लिए सबको मार रही है। जब वो आपको पकड़ लेगी तो वो आपको जैसा बना देगी। इस कहानी को सुनने के बाद वो आपके सपने में आकर या एक रहस्यमयी फ़ोन कॉल से आपसे कुछ सवाल पूछेगी। उसके हाथों इस शर्तिया मौत से बचने का एक ही तरीका है कि आप उसके सवालों का सही जवाब दे दे। वो आपसे पूछेगी, क्या तुमको तुम्हारे पैर चाहिए? आपको बोलना होगा, हाँ मुझे मेरे पैर अभी तुरंत ही चाहिए। उसके बाद वो पूछेगी, तुमको मेरी कहानी किसने बताई? तो आपको कहना है, काशिमो रेको। का जैसे कि मुखौटा में, शी जैसे मौत में, माँ जैसे राक्षस में, और को जैसे दुर्घटना में। आपने अगर उसके सभी सवालों का सही जवाब दे दिया तो क्या पता वो आपकी जान बख्श दे। अब इस लोक कथा में कितना सच्चाई है, इसका फैसला आप स्वयं कर ले। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। एनाबेल। यूनाइटेड स्टेट्स में मुनरो कनेटिकट में स्थित एड एंड लॉरेन वॉरेन के घर के पीछे जाने पर आपको एक अलग ही तरह के संग्रहालय देखने को मिलेगा। उस संग्रहालय में आपको दुनिया भर के ऐसी अलग अलग वस्तुएं दिखाई देंगी जो डेमोनिक पोजेशन में इस्तेमाल की गई हैं। उनकी मदद से इस संसार में मौजूद बुरी ताकतों ने इंसानों पर कहर बरपाने की भरपूर प्रयास किए। इन सभी वस्तुओं के बीच आपको उस संग्रहालय की सबसे विख्यात चीज़ देखने को मिलेगी, एनाबेल डॉल। अगर आपको हॉरर मूवीज़ देखने में मज़ा आता है तो आपने इस एनाबेल डॉल से जुड़ी हुई मूवीज़ ज़रूर देखी होंगी, मगर आज मैं आपको इस विख्यात गुड़िया की असल कहानी बताऊंगी, क्योंकि असलियत हमेशा ज़्यादा डरावनी होती है। मूवी में दिखाई गई उस एनाबेल डॉल से वो असली डॉल बिल्कुल ही अलग दिखती है। वो देखने में किसी भी अन्य कपड़े की रुई के डॉल की तरह मालूम होती है, सिवाय इसके कि वो आम गुड़ियाएँ किसी की जान नहीं लेती। सन 1970 में डोना नामक एक लड़की को ये एनाबेल डॉल उसकी माँ ने उसके जन्मदिन पर उपहार स्वरूप दिया था। डोना उस समय कॉलेज की स्टूडेंट थी और अपनी दोस्त एनजीए के साथ रूममेट थी। शुरुआत में दोनों को ही लगा कि ये एक नॉर्मल डॉल बच्चों द्वारा खेली जाने वाली डॉल है, मगर कुछ ही दिनों बाद उस डॉल ने अजीबोगरीब चीज़ें करनी शुरू कर दी थी। कभी कभी वो डॉल अपने से ही एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती थी, कभी कभी बिस्तर पर पड़े पड़े खुद ही गिर जाती थी। मगर ये सब छोटी बातों पर उन दोनों ने ही ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर कुछ और दिनों के बाद उन दोनों ने महसूस किया कि वो डॉल किसी अदृश्य शक्ति से चल रही थी। वो कॉलेज जाते समय उस डॉल को ज़मीन पर रख कर जाते थे, मगर उनके वापस आने पर वो उन्हें कुर्सी पर बैठी नजर आती थी। उनके एक मित्र लोगों को ये यकीन था कि वो डॉल कोई आम डॉल नहीं थी और उससे उन्हें खतरा था, क्योंकि कई बार अकेले कमरे में उसने उस डॉल को दीवार पर कुछ खुरचते देखा था। मगर क्योंकि वो लड़कियां मॉडर्न विचारों की थी, इसलिए उन्होंने अपनी दोस्त की उस बात को नकार दिया था। उन्हें लग रहा था कि उसकी इन सब हरकतों का कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज़रूर होगा, मगर उनका ये सोचना
तब गलत साबित हो गया जब उन्हें उनके घर में चर्म पत्र पर संदेश लिखे हुए मिलने लगे। उन संदेशों में हमें बचाओ लिखा रहता था। चौंकाने वाली बात ये भी थी कि उनके घर में चर्म पत्र थे ही नहीं, तो आखिर ये चर्म पत्र और उनके ऊपर लिखे वे अजीब संदेश आए तो आए कैसे। मगर सिलसिला यही नहीं रुका। एक रात को डोना अपने रूम में देर से लौटी और एनाबेल को अपने बिस्तर पर पाया। उसके हाथों में खून लगा था और वो खून उसके अंदर से कहीं नहीं निकल रहा था। इतना डोना को दहशत से भर देने के लिए काफ़ी था। उसने एक ओकल्ट चीज़ों के जानकार को बुलाया जो उन्हें इन सभी अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बता सके। उसके मुताबिक जिस जगह उनका ये फ्लैट बना था, सालों पहले वहाँ एक खाली ज़मीन थी और यहाँ पर एक एनाबेल हिंगिस नामक लड़की की मौत हो गई थी। उसकी आत्मा उसी फ्लैट में थी और जब यह डॉल इस घर में आई तो वो आत्मा उस डॉल से जुड़ गई। उसने बताया कि वो बस उन दोनों के साथ रहना चाहती है। एक अच्छे और पारिवारिक घर से होने के कारण उन्हें उस बच्ची की आत्मा के ऊपर दया आ गई और उन्होंने उस बारे में कुछ नहीं किया। मगर चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं होने वाली थी। इसी बीच उनके मित्र लोगों को अजीब और डरावने सपने आने लगे थे। उसे सपने आते थे कि वो रात को सोया हुआ है और अचानक ही उसके बिस्तर पर एनाबेल डॉल आ जाती है और धीरे धीरे वो उसके पैरों से होते हुए उसके सीने के ऊपर चढ़ जाती है और अपने दोनों हाथों से उसका गला दबा देती है। वो चाह कर भी अपने आप को बचा नहीं पाता। वो रोज़ यही सपना देखकर आधी रात को डर और खौफ से चिल्लाते हुए उठता था। उसे अपने दोस्तों की चिंता सता रही थी। कुछ ही दिनों के बाद वो तीनों मित्र उसी फ्लैट में बैठे हुए थे कि तभी उन्हें ऊपर के कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आई। वो डर गए। उन्हें लगा कि कोई चोर घुस आया है। मगर जब वो तीनों ऊपर गए तो उन्हें ऐसा कुछ भी अजीब नहीं दिखा, केवल उस एनाबेल डॉल के। लो जैसे ही उस कमरे के अंदर उस डॉल की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे लगातार देख रही है। डर से उसने पीछे मुड़कर देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। मगर तभी उसे सीने में बहुत तेज़ दर्द हुआ। उसने देखा तो पाया कि उसके सीने पर खरोचों के निशान थे। वो डर गया था। वो खरोचने के निशान तो कुछ दिनों में अपने आप गायब हो गए, मगर उन्हें पता चल चुका था कि उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत है। तभी उनकी मुलाकात एड और लॉरेन वॉरेन से हुई। उन्हें उनके द्वारा बताए गए घटनाओं को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। उन्होंने उन तीनों को बताया कि ये कोई भूत प्रेत का मामला नहीं है, ये एक पिशाच डेमन का काम है। उन्होंने बताया कि पिशाच कभी किसी वस्तु को परिग्रहित यानी पजेस नहीं करते हैं। वो हमेशा ही किसी इंसान की ही आत्मा को अपना शिकार बनाते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही था। ये डॉल केवल एक माध्यम है उस पिशाच के असली लक्ष्य डोना की आत्मा तक पहुंचने के लिए। उन्होंने उस डॉल को अपने कब्जे में लिया और एक पादरी के माध्यम से उस फ्लैट को शुद्ध करवा दिया। एड और लॉरेन वॉरेन ने उस डॉल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि वो डॉल उन पर भी कोई ना कोई हमला ज़रूर करेगी और वैसा ही हुआ। रास्ते भर उनकी गाड़ी चलते चलते रुक जाती थी। कभी स्टीयरिंग व्हील का काम करना बंद कर देता था तो कभी ब्रेक काम नहीं करता था। उन्होंने पवित्र जल छिड़क कर किसी तरह उसको कुछ देर के लिए शांत किया। उन्होंने उस डॉल को अपने उस संग्रहालय में एक टेबल पर रख दिया था, मगर वो रहस्यमय ढंग से हवा में इधर उधर उड़ जाती थी और अपने आप ही इधर उधर चली जाती थी। एक बार एड और लॉरेन वॉरेन ने एक पादरी को अपने उस संग्रहालय को पवित्र करने बुलाया। उनके द्वारा उस डॉल को ना छूने की कड़ी हिदायत देने के बावजूद उस पादरी ने उस एनाबेल डॉल को अपने हाथों में उठाया भी और उसे झूठा और छलावा कहकर उस पर हंसा भी। वहाँ से घर वापस लौटते समय उस पादरी का ब्रेक फेल हो गया और उसकी मौत हो गई थी। उसी घटना के बाद उन दोनों ने ही उस डॉल को एक शीशे के केस में रखा जिसके नीचे लिखा था, आपको सख्त हिदायत है कि इस डॉल को ना छुएं। मगर घटनाएं उसके बाद भी नहीं रुकी। कई सालों बाद एक प्रेमी जोड़ा उनके उस संग्रहालय को देखने आया और जानबूझकर उस शीशे के केस को तोड़कर उसे आज़ाद कर उसे छू लिया। वहाँ से लौटते समय वो दोनों ही एक अजीबोगरीब एक्सीडेंट का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। उन दोनों ने उस डॉल को फिर से एक ज़्यादा मजबूत शीशे के चेंबर में रखवा दिया और वापस वही चेतावनी लिखवाई। उस चेंबर ने उस डॉल को हिलने डुलने से रोक रखा है, मगर वो डॉल अभी भी इंतज़ार कर रही है सही समय का,
जब वो और किसी को अपना शिकार बना सके। अब इस एनाबेल डॉल की इस कहानी में कितनी सच्चाई है, इसका पता तो आप स्वयं एड और लॉरेन वॉरेन के उस संग्रहालय में जाकर पता लगा सकते हैं, जिसकी देखरेख अब उनकी बेटी कर रही है। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी आज की आखिरी कहानी, भानगढ़ का किला। आप अगर इंटरनेट पर दुनिया के सबसे ज़्यादा भूतिया जगहों की खोज करेंगे तो भारत की एक जगह आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। उस जगह का नाम है भानगढ़ का किला। जी हाँ, राजस्थान में स्थित ये किला अपने रहस्यमय और भूतिया किस्सों के लिए इतना मशहूर और ख़तरनाक है कि ये बात भारतीय पुरातत्व विभाग को भी मानना पड़ा और किसी को भी सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के पहले जाने से रोकना पड़ा, क्योंकि अगर सूर्यास्त के बाद इस किले में कोई प्रवेश कर लेता है तो वो वापस लौटकर कभी नहीं आ पाता। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित इस किले का अपना ही रहस्य है। इस किले में घुसते ही आपको उजड़े हुए मकान और तमाम उजड़ी हुई बस्तियां नजर आने लगेंगी। इस जगह में घुसते ही आपको एक अलग ही तरह का भय और दहशत भरे माहौल का एहसास होगा। आपको लगेगा कि जैसे ये जगह पूरी तरह शापित है और किसी भी इंसान का यहाँ जिंदा रह पाना नामुमकिन है। भानगढ़ के इस किले का निर्माण सन 1573 में कछवाहा वंश के अम्बेर के शासक राजा भगवंत सिंह द्वारा किया गया था। इसका निर्माण उन्होंने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए किया था। राजा भगवंत सिंह के बड़े बेटे बादशाह अकबर के सेनापति मान सिंह थे। माधव सिंह के बाद राजगद्दी उनके बेटे छत्र सिंह ने संभाली थी। इस किले के शापित होने की 2 कहानियां सुनने में आती हैं। पहली कहानी के अनुसार राजा छत्र सिंह की एक बेटी थी रत्नावती, जो कि रूप और सौंदर्य से परिपूर्ण थी। रत्नावती के चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी और उसके सौंदर्य की चर्चा देश और दुनिया में मशहूर थी। इसी सौंदर्य और रूप के चलते उनको विवाह के प्रस्ताव रोज ही आते रहते थे। उन्हीं के राज्य में एक तांत्रिक रहता था जो कि रत्नावती के रूप और सौंदर्य का दीवाना हो गया था। उसको पाने के लिए कुछ भी करने को, किसी भी स्तर तक जाने को तैयार था, मगर उसको इस बात का भली भांति भान था कि उसका और रत्नावती का कोई मेल नहीं था और इसीलिए उससे उसका मिलन असंभव था। इसी कारण से उसने एक दूसरी युक्ति निकालने की सोची। उसने देखा कि रत्नावती की नौकरानी उसके लिए इत्र खरीद कर ले जा रही थी। बस उसने अपनी तामसिक शक्तियों की मदद से उस इत्र पर जादू टोना कर दिया, जिससे कि रत्नावती उसके प्यार में पागल हो जाए। मगर रत्नावती को तांत्रिक के इस चाल की भनक लग गई और उसने वो इत्र उठाकर फेंक दिया। जादू टोने से शापित वो इत्र एक बड़े पत्थर से टकरा गया और वह तांत्रिक उस पत्थर के नीचे दबकर मर गया। मगर मरने से पहले उसने रत्नावती, राजा छत्र सिंह, उनके पूरे परिवार और उस पूरे राज्य को श्राप दे दिया। उसी श्राप के अगले वर्ष अजबगढ़ के राज्य ने भानगढ़ पर हमला कर दिया और भानगढ़ की बुरी तरह हार हुई, जिसमें रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। इसी श्राप से उस किले में और उसके आसपास रहने वाले सभी लोगों का अंत हुआ था और इसी वजह से ये जगह अतृप्त आत्माओं से भर गई। इसी वजह से उस जगह पर अगर कोई भी निर्माण कार्य होता है तो वो अगले ही दिन गिर जाता है। उस जगह के श्राप से जुड़ी जो दूसरी कहानी है वो इस प्रकार है। सालों पहले उस जगह एक साधु रहते थे जिनका नाम गुरु बालूनाथ था। वो उसी जगह के पास रहते थे, अपनी तपस्या करते थे, जहाँ पर राजा भगवंत सिंह ने भानगढ़ किले का निर्माण किया। राजा भगवंत सिंह उनसे उस किले के निर्माण के लिए आज्ञा लेने आए तो उन्होंने खुशी खुशी अपनी आज्ञा प्रदान की, मगर एक शर्त के साथ ही कि उस किले का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि उनके निवास स्थान पर उसकी परछाई ना पड़े और उनका घर अंधकार में ना हो। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। राजा भगवंत सिंह और उनके बेटे राजा माधव सिंह ने तो साधु को दिए उस वचन का पूर्णतः पालन किया, मगर राजा माधव सिंह के बेटे राजा छत्र सिंह ने इस वचन को तोड़ दिया और उसी क्षण साधु ने उन्हें और उस पूरे किले को श्राप दे दिया। उसी के बाद से उस जगह और उस जगह के लोगों पर जैसे कहर बरस गया। अत्यधिक मौतों और सन 1783 में फैली एक महामारी के चलते वहाँ पर अत्यधिक लोगों की मौतें हो गई और बाकियों ने वो जगह छोड़ दी। तभी से इस जगह पर मनहूसियत की ऐसी छाया छाई है कि कोई चाह कर भी इस जगह पर कोई निर्माण नहीं कर सका है। आप इस जगह पर आएंगे तो आपको निर्माणाधीन न जाने कितनी ही जगह मिल जाएगी
जहाँ पर हिम्मत जुटाकर लोगों ने और सरकार ने निर्माण करने की कोशिश की, मगर किसी अदृश्य शक्ति ने अगले ही दिन उस निर्माण को तहस नहस कर दिया। लोगों ने इस जगह पर तमाम तरह की अदृश्य और रहस्यमय ताकतों के होने के बारे में बताया है। वहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि उस जगह पर हमेशा ही एक अजीब तरीके की मनहूसियत छाई रहती है। कोई भी उस जगह पर जाएगा तो उसे हमेशा ये एहसास होता रहेगा कि कोई अदृश्य शक्ति हर समय उन पर नज़र रखे हुए है और जैसे कि उनके जीवन से हर तरह की खुशी खत्म हो चुकी है। लोगों ने उस जगह पर अजीब तरह की चिल्लाने की आवाज़ें, बच्चों की चीखने की आवाज़, घुंघरूओं की आवाज़ें सुनी हैं। उस जगह पर लोगों ने अजीब तरह की परछाइयों को भी देखा और महसूस किया है। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि अगर कोई इस जगह रात में घुस गया तो वो जिंदा वापस कभी नहीं आ पाता है। इन सभी बातों में कोई ना कोई सच्चाई तो अवश्य ही होगी, क्योंकि इसी डर से सरकार ने रात में उस जगह पर किसी के भी प्रवेश करने की पूरी तरह से मनाही लगा रखी है। आप इस जगह को सही मायनों में हॉन्टेड होने की बात कह सकते हैं, और अगर नहीं तो आप स्वयं इस जगह पर एक रात बिता कर देख लें। क्या पता आपकी सोच बदल जाए। तो ये था इन कहानियों का पहला भाग। जल्द ही मैं आपके लिए ऐसी ही लोकप्रिय हॉरर स्टोरीज़ का दूसरा भाग लेकर हाजिर होंगी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में ऐसी ही कुछ डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।